भाषा शिक्षण से जुड़े समस्त मित्रों का आज के इस विशेष सत्र में स्वागत है। मित्रों, आप में से बहुत सारे लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित CHT परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं। 2024 का यह फाइनल फेज होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने संबद्ध विभागों को आपका डोजियर भेज दिया है। अब विभागों से आपका नियुक्ति पत्र अर्थात अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है। अपॉइंटमेंट लेटर से पहले की यह प्रक्रिया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या ले जाएं और क्या क्या ले जाना उचित है, आज के सत्र में पूरी जानकारी। देखिए, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वह है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपके पास जो शिक्षा आपने ग्रहण की है, स्टार्ट करेंगे आप 10th से, और जो भी आप लेके जाएंगे सबका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेकर के जाएंगे। 10th के बाद फिर 12th के बाद फिर BA का। BA में एक समस्या आती है, जैसे जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनका यह मानना है कि केवल 3rd ईयर का मार्कशीट हमको दिखाना होता है। यह एक बहुत बड़ी गलत धारणा है। आपको BA का ऑल 3 इयर्स, ठीक है, और अगर आपने 4 किया है तो 4 साल के जितने भी आपके मार्कशीट हैं वह साथ में लेके जाना जरूरी रहेगा। अगर नहीं ले गए तो फिर गड़बड़ है। इसके बाद मार्कशीट के बाद फिर आपका जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में 2 तरह का सर्टिफिकेट होता है। एक होता है प्रोविजनल होता है और एक होता है आपका फुल सर्टिफिकेट जो होता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अमूमन जैसे आपकी डिग्री आई, इग्नू से जो लोग कर रहे हैं, इग्नू आपकी डिग्री के साथ में प्रोविजनल भेज देती है। लेकिन अगर आप दूसरे किसी विश्वविद्यालय से करते हैं तो उनका कॉन्वोकेशन होता है। जब तक जैसे यहाँ कलकत्ता में कल्याणी विश्वविद्यालय है, कलकत्ता विश्वविद्यालय है बारासात, ये लोग क्या करते हैं, जब तक आपका कॉन्वोकेशन नहीं होगा तब तक आपको न तो ये प्रोविजनल देना चाहते हैं, न ही आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट या पास सर्टिफिकेट। तो आपको करना क्या है, आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसके लिए आप अपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए, एप्लीकेशन दीजिए कि आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर सच एंड सच पोस्ट एंड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे रिक्वायर दिस सर्टिफिकेट। जब आप एप्लीकेशन डालेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में तो उसके 2 दिन 4 दिन या हफ्ता भर जो भी समय लेंगे तो उसके बाद आपको यह सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इसके लिए आप आज से ही, मतलब वीडियो जैसे ही देख लेंगे, आप इसकी कार्रवाई कर लीजिए क्योंकि समय लगता है प्रोविजनल मिलने में। उसके बाद BA हो गया, BA के बाद फिर आता है MA अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट। पोस्ट ग्रेजुएशन आजकल सेमेस्टर में चल रहा है। ये BA और MA दोनों सेमेस्टर वाइज चल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर 6 सेमेस्टर है तो 6 के 6 मार्कशीट लेके जाना है। कुछ मित्र जो लोग ऑनर्स कर रहे हैं, आजकल MA में भी ऑनर्स का सिस्टम शुरू हो गया है, तो जो लोग ऑनर्स कर रहे हैं ये लोग सिर्फ ऑनर्स पेपर दिखाना चाहते हैं कि और हम नहीं ले जाएंगे। देखिए, हठधर्मी मत करिए क्योंकि वहां आप चूजर नहीं हैं, इसलिए सब लेकर के जाइए। नहीं जरूरत है तो कह देंगे नहीं चाहिए, लेकिन मैंने अपने अनुभव में अभी तक देखा है कि सारे सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ता है। तो आपका हो गया 10th 12th BA MA। अब आता है MA के बाद आपका आता है PGDT या फिर सर्टिफिकेट कोर्स या फिर PGCAR सर्टिफिकेट कोर्स। आप में से बहुत लोगों ने 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स किया है, कुछ लोगों ने इग्नू से 6 महीने का PGCAR किया है, कुछ लोगों ने PGDT किया है विभिन्न संस्थानों से। तो आप इसका भी प्रोविजनल और पास सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। यह महत्वपूर्ण कागजात है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन साबित करने के लिए। इसके बाद आता है कुछ लोगों को, हालांकि ऐसा फॉर्म भरते समय हुआ नहीं, यह लिखा था कि अगर आपके पास PGDT नहीं है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। PGDT नहीं है तो एक्सपीरियंस में इन्होंने क्या मांगा है, आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में आप कार्यरत हो, या PSU में हो, या फिर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट में हो। ये 3 गवर्नमेंट का आपसे मांगा गया था। अब अगर आप ऐसे संस्थानों में काम कर रहे हैं
जिस संस्थानों से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलने की संभावना है, तो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उसमें आप स्पष्ट रूप से लिखवा लीजिएगा कि ही और शी, आप जो भी हैं, हैज बीन वर्किंग टुवर्ड्स, किसमें आप काम कर रहे थे? टुवर्ड्स implementation of official language policy of Indian Union ठीक है, मतलब आप राजभाषा के कार्यान्वयन में सहयोग दे रहे थे। इसके अलावा एंड अंडरटेकिंग ट्रांसलेशन वर्क्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। बस 4 लाइन आपको अपने संस्थान से लिखाना है। वहां के लेटर हेड में रहेगा, एक फाइल नंबर अवश्य रहेगा और जो भी डेजिग्नेशन है साइन करने वाले। हालांकि आप में से 99% ऐसे लोग होंगे जिनके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होगा, तो ऐसे लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आपने अगर सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पर आवेदन किया है तो आप ऐसा लिखवा लीजिएगा। साथ में आप संस्थान में काम कर रहे हैं, इस बात के प्रमाण के स्वरूप आपका आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड आपको ले जाना है कि मैं इस संस्थान में काम कर रहा हूं, और हो सके तो सैलरी स्लिप लेके जाइएगा। यह जो एक्सपीरियंस वालों के लिए, उनके लिए, क्योंकि सैलरी स्लिप से वेरीफाई हो जाएगा कि आप वहां रेगुलर पद पर हैं या कैसे पद पर हैं, और आइडेंटिटी प्रूफ आपका रहेगा। इसके अलावा आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका हो गया, अब आईडी प्रूफ आपसे मांगा जाता है, यह भी साथ में लेके जाना पड़ता है। वैलिड आईडी प्रूफ, वैलिड आईडी प्रूफ में आपका आधार चलता है, एम्प्लॉइज आईडी। अगर मान लीजिए आप किसी सरकारी संस्थान में हैं, मतलब सरकारी इशूड होना चाहिए आधार, एम्प्लॉई आईडी, पैन कार्ड, वोटर कार्ड। ध्यान रखिएगा राशन कार्ड इसमें नहीं चलता है। राशन कार्ड और एडमिट कार्ड नॉट एक्सेप्टेड। राशन कार्ड और कुछ लोग अपना एडमिट कार्ड लेके जाते हैं एज प्रूफ के लिए, एडमिट कार्ड नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, आप ये डॉक्यूमेंट लेकर के मत जाइएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप झूठ मूठ अपना वजन बढ़ाएंगे। अब आपका हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हो गया आइडेंटिटी प्रूफ, हो गया। अब हम चलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं। अगर आप एससी या एसटी में हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है एसएससी के फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट एसएससी ने आपको दिया है उस फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसमें हालांकि इसकी लाइफ की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन 5 साल के भीतर का हो, यह देख लीजिएगा, 5 वर्ष के भीतर का हो। कारण क्या है, आपका चेहरा बदल जाता है, हर 5 साल के बाद आपका चेहरा बदल जाएगा। आज बालों वाले हैं, कल गंजे हो जाएंगे। हो सकता है अगर आपने कोई तेल लगाया हो तो गंजा आदमी भी बालों वाला हो सकता है, इसलिए हर 5 साल के बाद नया करवा लीजिएगा, ये रिन्यूअल होता है। अगर आपके पास ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है। देखिए, पहला कंफ्यूजन यह है कि कुछ मित्र कहते हैं, एक 2020 का एसएससी का ही ऑर्डर लेकर के रेफर करते हैं कि नहीं जी 3 साल चल जाता है, कुछ विद्वान 5 साल भी मानते हैं। लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप में देखा है कि सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया आपने 2024 में आवेदन किया था, 2024 में आवेदन किया था, तो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 2024 मार्च से लेकर के 2025, सॉरी ये अप्रैल है, मार्च नहीं है, अप्रैल है। 2024 1 अप्रैल से लेकर के 2025 के मार्च के अंतिम तारीख तक, 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर है। अगर 2025 में आप हैं
जैसे इस साल आप लोग चल रहे हैं 2025 में अगेन 1 अप्रैल है और 2026 तक ये चलेगा, ये फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, विशेषकर 2 लेयर होते हैं, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। जो लोग क्रीमी लेयर हैं उनका माना जाता है कि उनका, क्रीमी वालों का क्या है कि 8 लाख से कम है कुछ वार्षिक इनकम, ठीक है। और नॉन जो भी है आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं उस कैटेगरी में नहीं बिलोंग करता। तो यदि आप उसमें है कि 8 लाख से कम वेतनमान है तो ऐसे लोगों को आरक्षण मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो इसलिए आपका जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ये देख लीजिएगा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, मुझे किसी तरह का टीका टिप्पणी मत कीजिएगा। कारण क्या, आपका भविष्य है। अगर आपके पास एक फाइनेंशियल ईयर नहीं है, आप रिन्यू नहीं करना चाहते तो ये आपकी मर्जी है। तो हेलमेट का प्रचार आता है ना, उसमें कहते हैं आखिर सिर है आपका। तो मेरा काम है आपका मार्गदर्शन करना और जो तथ्य परख हो। तो आपको ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में भी है तो उसमें फाइनेंशियल ईयर का आपका वो सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है एसएससी का, उस फॉर्मेट पर बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो सोटो लगा के। जो भी नियम है आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो तत्काल करा लीजिए। हाँ, कुछ लोगों के पास ऐसा है कि उन्होंने 2022 में ओबीसी बनवाया था लेकिन 2024 में बनवाना भूल गए। इसका मतलब है 2022 का जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उससे यह तो प्रमाणित होता है कि आप पहले से ओबीसी में हैं। दोबारा जाकर के उसको बनवा लीजिए। कई बार विभाग मान लेते हैं कि हाँ ये बंदा पैदाइशी ओबीसी कैटेगरी में आता है, बीच में इसने पारी नहीं बदली है। आजकल बहुत इस तरह घटनाएं हो रही हैं, तो वो बनवा लीजिएगा और दोनों साथ रखिएगा। जब जाइएगा साथ में एक एफिडेविट रखिएगा कि मैं पैदाइशी ओबीसी में हूं और 1 साल किसी कारणवश मैं नहीं बनवा पाया लेकिन अभी भी मैं उसी कैटेगरी में, ऐसा एक एफिडेविट बनवा के ले जाइएगा तो चल जाता है। तो आप लोग ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का मतलब है कि आपका इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से कम का मकान होना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ है, चूंकि आज 8 लाख है, कल 88 लाख आपका इनकम हो सकता है। देखिए राजनेतागण हैं कि एक पाली में ही 100 रुपए की जागीर उनकी 1000 करोड़ की हो जाती है। तो ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तहसीलदार साहब बड़ा सोच समझ के देते हैं, तो आप इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट लगता है। अच्छा, इसके बाद कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? इनकम सर्टिफिकेट ले जाने की जरूरत नहीं है। ना तो इनकम सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है वेरिफिकेशन समय, और न ही तो आपको आवास प्रमाण पत्र। आवास प्रमाण पत्र का मतलब होता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो ये दोनों आपको लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। अब फिर से एक बार रिकैप कर दूं क्या क्या आपको लेके जाना है। देखिए, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है एसएससी के फॉर्मेट में, स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ना छोड़वे। कारण क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग होता है। और ऊपर से ध्यान रखिएगा, भले ही आप हिंदी की नौकरी में जा रहे हैं लेकिन जो पेपर जांच करने वाले, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, हो सकता है उनको हिंदी ना आती हो। तो हमारे उत्तर प्रदेश में सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी हिंदी में जारी किया जाता है। तो कई बार ये लोग कहते हैं हिंदी हमको नहीं आती, तो वहां दिक्कत होगी। तो फिर फाइनेंस एक बार रिकैप करते हैं। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट सब लेके जाना है, मार्कशीट सब लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया, इसमें मैं विशेष बता रहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में हिंदी भाषा में जारी करते हैं, लेकिन आप अंग्रेजी वाला फॉर्मेट में भी करवा लीजिएगा। वो लोग कहेंगे हम नहीं देते, तो हाथ जोड़ के बोलिएगा कि सर अंग्रेजी माई है हमारे देश की, और अगर कहीं मुझे दक्षिण भारत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने के लिए कहा या ऐसे प्रदेश में भेजा गया जहाँ हिंदी नहीं चलती है तो मुझे असुविधा हो जाएगी, इसलिए कृपया दया करें। ठीक है, अभी ओम जय जल्दी सर बोल के दया मांग लीजिएगा, तो द्विभाषी रूप लेके जाइएगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद आगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हालांकि ये नगण्य है, फिर भी अगर आपने बनवाया है तो ले लीजिएगा। उसके बाद आपका अंतिम में जो मैंने आपको बताया कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है वह इस तरह का होना चाहिए। कोई भी प्रश्न हो तो आप मैसेज बॉक्स में दीजिएगा, समय के अनुसार मैं आपका जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।